अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़े शांति समझौते की घोषणा की गई है। 3 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बाद क्या अब शांति आएगी और वो कितनी टिकाऊ हो सकती है, ये जानने के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, कैसे समझौते तक पहुंचे अमेरिका और ईरान? बड़ी बेसब्री से सब लोग इस न्यूज का इंतजार कर रहे थे, इस खबर का, और जो समझौता हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या है, बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछले 116 दिन से चल रहे इस पूरे युद्ध का विराम हो गया है और ये बड़ा मुश्किल से हुआ, चूंकि पूरे वीकेंड ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ये समझौता होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। कभी इजरायल की तरफ से हमला हो, कभी लेबनान की तरफ से हमला हो, कभी ईरान रूठ जाए, लेकिन फाइनली समझौता हो गया। और रविवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसका ऐलान किया कि अब वो समझौता हो गया। और सबसे खास बात कि इस समझौते का जो ऐलान किया गया, उस समझौते के ऐलान के साथ ही ईरान ने भी उसकी घोषणा की, यानी दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं। और अब इस समझौते पर 19 जून को दस्तखत होंगे स्विट्जरलैंड में दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन जब तक दस्तखत होंगे, ऐसा नहीं कि समझौता अमल में नहीं आएगा। समझौता अमल में इस ऐलान के साथ ही हो गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसे कहा कि डील कंप्लीट हो गया है और इसमें सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई तुरंत तत्काल प्रभाव से रुक गई है। सभी मोर्चे से मतलब ईरान, इजरायल, अमेरिका, तीनों के बीच में किसी भी मोर्चे पे कोई गोलीबारी नहीं होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। खास बात यह है क्योंकि इजरायल और लेबनान दोनों में लगातार हमले हो रहे थे और ईरान ने सख्त तौर से कहा था समझौता तभी मान्य होगा जब लेबनान इसमें शामिल होगा। तो लेबनान भी इसमें शामिल है, यानी इजरायल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। और एक और चीज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सब पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ था, जहां पूरी दुनिया का कच्चा तेल बड़े मात्रा में वहां से ट्रांसपोर्ट होता था, 1/3, उसको जो है खोलने का फैसला लिया गया है। इस डील के साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी थी वो नाकेबंदी हट जाएगी। ईरान बार बार मांग कर रहा था कि मुझे जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करे, तो नुकसान की भरपाई के लिए 24 बिलियन डॉलर के उनके जो संपत्ति जब्त है उसको धीरे धीरे अमेरिका छोड़ेगा और बाकी कुछ पैकेज भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी शर्तें ईरान की भी मान ली गई हैं और यूएस की भी शर्तें मान ली गई हैं और फाइनली ये डील हो गया है और डील का औपचारिक ऐलान हो चुका है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, डील तो हो गई है, लेकिन अभी अगला सवाल ये है कि इसे कितना टिकाऊ माना जाए, आगे क्या चुनौतियां होंगी? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि डील जिस तरीके से हुई है उसमें अभी भी कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पे सहमति पूरी तरह से बनती हुई दिख नहीं रही। सबसे बड़ी बात, इजरायल के जो होम सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर से एक्स पोस्ट पर लिखा है कि इस डील को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं और इजरायल जो है एक सोवरेन कंट्री है, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। हालांकि उनके पूरे एक्स पोस्ट को मैंने देखा तो कुछ हद तक उनका व्यक्तिगत बयान लग रहा था। इजरायल की तरफ से कोई ऐसा ठोस बयान अभी नहीं आया है, लेकिन ये कंसर्न होगा इजरायल कितना सहमत होता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा विरोध या फिर कहें अड़चन थी वो था न्यूक्लियर पावर का क्या होगा, जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या होगा, क्या ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसको लेके अभी क्लैरिटी निकल कर सामने नहीं आई है। अगले 60 दिन तक देखा जाए कि इस पर कैसे सहमति बनती हुई दिख रही है। 60 दिन का जो नेगोशिएशन पीरियड रखा गया है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की तो बात की गई है, लेकिन क्या ईरान वॉर से पहले जैसी स्थिति में खुल जाएगी या फिर वहां पे कोई टैक्स जैसी चीजें लगाएगा ईरान, इसको लेकर अभी भी दुविधा जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान का कहना है कि हम पहले की तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल कर रखेंगे, उस पर अपना कंट्रोल रखेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ टैक्स जैसे चीजें वसूले। और एक और चीज, हिजबुल्लाह का क्या होगा, लेबनान का क्या होगा, तो ये सारे ऐसे जो छोटे गुट है वहां पर उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उन सब चीजों पर अभी भी सहमति बननी बाकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि डील का ऐलान हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, इसका ऐलान हो चुका है, अमेरिकी नाकेबंदी हट जाएगी, इसका ऐलान हो चुका है, और कच्चे तेल की सप्लाई में जो अवरोध था वो अवरोध खत्म हो जाएगा। इस बात की उम्मीद अब जग गई है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, यानी कि कई चुनौतियां हैं अभी भी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ईरान यूएस में डील का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इजराइल अलग राग अलाप रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्पष्टता नहीं है और डील को लेकर विश्वास की कमी है। तो ऐसे में कितनी टिकाऊ होगी ट्रंप और खामेनेई की डील? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।
अमेरिका ईरान समझौते से दुनिया को राहत तो मिली है और इसका असर सीधे क्रूड मार्केट पर दिख रहा है। जी हां, कई महीनों से उबाल पर चल रहा कच्चा तेल अब ठंडा पड़ने लगा है। ब्रेंट $84 और WTI $81 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है। तो आगे कीमतों में और कितनी राहत मिल सकती है, बता रही है मनीषा गुप्ता। गिरावट कच्चे तेल में जारी है। पिछले हफ्ते की 6% की गिरावट के बाद आज की शुरुआत करीबन 5% की गिरावट से हुई और जो मार्च में लेवल्स थे कच्चे तेल के, हम वहां पर फिर से जाते हुए नजर आए। 85 तो टूटा ही, $83 अ बैरल के लेवल्स भी हमने यहां पर ब्रेंट में नीचे की तरफ टूटते हुए देखे। ये सब इस वजह से है क्योंकि यूएस और ईरान ने एग्रीमेंट किया है कि एक पीस डील अगले 60 दिनों में यहाँ पर की जाएगी। इस एग्रीमेंट की जो साइनिंग है वो 19 जून को स्विट्जरलैंड में होनी है और माना यह जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन 60 दिनों के लिए बिना किसी शुल्क के खोल दिया जाएगा, यानी कि आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। अब बाजार को लगता है कि जो भी कच्चा तेल यहाँ पर ब्लॉकेड के पीछे था, या चाहे वो कतार से था या ईरान से था, ओपेक के काफ़ी सारे मेंबर्स से था, वो अब बाजार में यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से सप्लाईज यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। आपको याद दिला दूँ, इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो हम सरप्लस में थे। उसके बाद ऑफकोर्स ओपेक और मिडल ईस्ट का सारा कच्चा तेल बाजार में आना बंद हो गया तो डेफिसिट की बातें होने लगी। अब बाजार को लगता है कि सारा तेल जैसे ही आ जाएगा हम शायद फिर से यहाँ पर सरप्लस की तरफ चल पड़ेंगे। इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 4 से 6 महीने लग सकते हैं पूरे के पूरे बाजार को यहाँ पर सेटल होने में। तो नीजोक रिएक्शंस यहाँ पर लगातार बनेंगे। मार्केट्स को लगता है कि 80 भी शायद टूटेगा, 75 तक भी हम एक बार शायद यहाँ पर जा सकते हैं और फिर थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर फिर से मार्केट्स में लौट सकती है। एक काफ़ी ब्रॉड रेंज के साथ फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है, लेकिन सिर्फ 19 जून ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट्स को लगता है कि यूएस फेड की केविन वॉश के लिए पहली मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स जो यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, तो काफ़ी चीज़ों पर बाजार का यहाँ पर ध्यान रहेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ी सी बेरिशनेस कच्चे तेल में और भी बन सकती है। 120 का हाई के बाद आज यहाँ पर 85 टूटता हुआ नजर आया। मार्केट्स को लगता है कि 80 भी बहुत जल्द टूटेगा। साथ ही यूएस ईरान समझौते की खबर ने बाजार में नई जान फूंक दी। ग्लोबल तनाव घटने और क्रूड में नरमी तो दिखी, साथ ही बाजार में चौतरफा तेजी रही है। सेंसेक्स ने आज 736 पॉइंट की छलांग लगाई तो निफ्टी ने 231 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी देखने को मिली है। तो कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अब कम होती हुई दिखाई दी है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन आज बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला। पीस डील को लेकर जो डेवलपमेंट्स चल रही है, उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बाजार में आता हुआ देखने को मिला है। अब अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो देखिए यहाँ पे भी जो मोमेंटम था हमें स्ट्रॉन्ग साइड में ही देखने को मिला है। फार्मा में एक तो खबरें भी बनी हुई थी, उसके चलते आज थोड़ा सा दबाव रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की तरफ आप नजर डालिए, हर जगह तेजी है। PSU, बैंक, IT, FMCG, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट, हर जगह जो बुल्स हैं वो आज जोरों शोरों से आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है आज के सत्र में। सबसे पहले अगर बात करी जाए निफ्टी के बढ़ने वालों की, तो ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ और आयशर मोटर्स में देखिए क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में NTPC, बजाज ऑटो, ONGC और ICICI बैंक में एक हल्की फुल्की जो हमें बिकवाली है वो देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप में शानदार तेजी है। देखिए किस तरीके से बालकृष्ण इंडस्ट्री, कल्याण, सुंदरम फाइनेंस, HDFC, AMC ने जो आज तेजी दिखाई है, तो शानदार मोमेंटम यहां पे भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इस टाइम पे बात करें मिड कैप लूजर की, तो टाटा कम्युनिकेशन, इंडस्टार, NMDC और ऑरबिंदो फार्मा में जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में भी अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी रही है और साथ में रियलिटी पैक ने भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में दिखाया है। चलिए अब आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी टीम अगले हफ्ते भारत आएगी। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि 2 दिनों के दौरे पर यूएस ट्रेड सेक्रेटरी के नेतृत्व में आने वाली टीम के साथ बैठक में भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर जारी जांच पर भी समाधान निकालने की उम्मीद है। पूरी डिटेल इस पर बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। अगले हफ्ते यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्षता में एक टीम भारत आ रही है, जो कि 2 दिनों के दौरे में जो भारत और अमेरिका के बीच में अंतरिम ट्रेड डील होने वाली है उसको
फाइनल टच देने का काम करेगी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान जो विवादित मुद्दे हैं, खासतौर से जो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस पर अमेरिका की तरफ से सेक्शन 301 और 302 के तहत जांच बिठाई गई है, इस मुद्दे का भी इस बैठक के दौरान समाधान निकलने की उम्मीद है। जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन गियर, उनकी 1-to-1 मुलाकात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी होने वाली है। कुल मिलाकर ये 2 दिनों की बैठक में कई सारे समाधान यूएस ट्रेड डील के साथ निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि जो यूके के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि फिलहाल साइन हो चुका है और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए थे, उसको लेकर भी काफी प्रोग्रेस है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकल जाएगा, क्योंकि जो विवादित 3 मुद्दे थे उनके निपटारे के वो बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत हो गई है। आज इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट सुबह 8:30 पर जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में 172 किसान भी जेवर से लखनऊ गए। ये वही किसान हैं जिन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी थी और विकास की इस कहानी के हिस्सेदार बने। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन किसानों से मुलाकात की और उनका आभार जताया। आपको बता दें, 1 जुलाई से यात्रियों को नोएडा एयरपोर्ट से और नोएडा एयरपोर्ट के लिए नियमित उड़ानें मिलेंगी। अब खबरें खेलों की दुनिया से। सबसे पहले बात करेंगे महिला T20 वर्ल्ड कप की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार शुरुआत की है। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबास्टन मैदान पर खेले हुए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने शानदार पारी खेलते हुए 44 गेंदों में 68 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत ने भी 36 रन जोड़े, जबकि ऋचा घोष ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 17 गेंदों में 34 रन जड़ दिए। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी थी और उसने पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट खोकर 52 रन जोड़ लिए थे, लेकिन मुनीबा अली के आउट होने के बाद पूरी टीम 106 रनों पर ही आउट हो गई। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन देकर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। वहीं दीप्ति बनी प्लेयर ऑफ द मैच। तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए शानदार आगाज कर लिया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारतीय बेटियों ने दमदार प्रदर्शन किया। इसी पर देखिए हमारा खास शो बेधड़क बेटियां पाकिस्तान परास्त, शाम 5:57 पर। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा फीवर धीरे धीरे चल रहा है। टूर्नामेंट के चौथे दिन 4 मुकाबले हुए, जिसमें ग्रुप ई में धमाकेदार शुरुआत करते हुए जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 से हरा दिया। वही दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला रहा नीदरलैंड्स और जापान के बीच, जहां 2 गोल से पिछड़न के बाद जापान ने जोरदार वापसी की और मैच 2-2 से ड्रॉ कर दिया। इधर बेहद कड़े मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने आखिरी पलों में गोल करके इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। तो चौथे मुकाबले में स्वीडन ने टूनेशिया को 5-1 से हराकर अपने ग्रुप में बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं आज यानी 15 जून को भी फीफा वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला स्पेन और केप वर्डे के बीच आज रात भारतीय समय के मुताबिक 1:30 बजे खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला सुबह 4:30 बजे होगा बेल्जियम और मिस्र के बीच। तीसरा मुकाबला होगा सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच और ये मैच कल सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। जबकि डे 5 का आखिरी मुकाबला ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।